आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम पद्य या कविता शिक्षण की बात करने वाले हैं और कविता शिक्षण की विधियों की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे समझेंगे कि किस तरह से कविता का पाठ एक शिक्षक कक्षा में अलग अलग विधियों का प्रयोग करके करवाता है। तो विधियां कौन सी हैं, किन किन विधियों का प्रयोग करके हम कक्षा में पद्य या कविता का पाठ करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी विधियों की बात करेंगे और ये विषय अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट या अन्य जो शिक्षक संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पद्य या कविता शिक्षण की बात करें तो कहते किसे हैं, होता क्या है। तो देखिए, जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य का संबंध दिमाग से होता है। ठीक है, जहां पे हम तर्क की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं। लेकिन जब हम कविता की बात करते हैं तो कविता का संबंध हृदय से होता है, भावों से होता है। तो इसलिए हम कविता को क्या कहते हैं कि हृदयस्थ भावों को लयबद्ध या छंदबद्ध प्रस्तुत करने की कला ही कविता या पद्य है। ठीक है, तो छंदबद्ध या लयबद्ध रचना को ही हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। क्योंकि कविता और कहानी की आप बात करेंगे, गद्य की बात करें तो गद्य में सीधी और स्पष्ट बात कही जाती है। लेकिन जब हम कविता की बात करते हैं, पद्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लयबद्ध होता है या छंदबद्ध होता है। जैसे अगर हम बात करें मीराबाई के पद की बात करें, जागो बंसी वाले ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। तो यहाँ पर क्या है कि मीराबाई जो है गोकुल की भोर का वर्णन करती हैं। तो इसमें जो ये वर्णन है ये लयबद्ध तरीके से या छंदबद्ध तरीके से इसको किया जा रहा है। तो इसी हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। छंदबद्ध या लयबद्ध रचना को कविता कहा जाता है। कविता अनुभूति के रूप में हृदय से निकलती है और कवि की लेखनी से लिखी जाती है। तो कविता की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हृदय से होती है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, किसी को याद करते हैं, तो जो भाव आपके दिल में आते हैं वही भाव दिल से निकलकर सीधा कवि की लेखनी से कविता के रूप में लिखे जाते हैं। और कविता में कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। ठीक है, कविता में क्या है, कल्पना की ऊंची उड़ान है। जैसे एक उदाहरण के लिए एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले रह जाएंगे भूखे प्यासे। तो कविता में हम देखते हैं, तो कविता में कभी कवि क्या करता है, किसी के चेहरे की तुलना चांद से करता है, सितारों से करता है। ठीक है, कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविता में क्या है, कल्पना की ऊंची उड़ानें होती हैं और मनोरंजन करना ही कविता का प्रधान गुण होता है। तो कविता के बारे में हमें क्या समझ में आया है कि जो हृदय के भाव होते हैं, ठीक है, जब उसको लयबद्ध या छंदबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। लेकिन जब हम कहानी या गद्य की बात करते हैं तो गद्य में लयबद्ध या छंदबद्ध नहीं होता, वहां पे स्पष्ट कथन लिखा जाता है। कविता शिक्षण में रस भाव अलंकार आदि ये सब क्या है, इसके परिचायक तत्व हैं। ये सब कविता में हमें देखने को मिलता है, रस भी मिलता है, भाव भी मिलते हैं, अलंकार मिलते हैं। कविता में लय ताल और संगीत की प्रधानता होती है। कविता के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और एक कला पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष के तीन तत्व होते हैं, बुद्धि, कला और राग। और कला पक्ष के तत्व क्या तत्व हैं, भाषा, छंद व अलंकार। ठीक है, तो भाव में है कि किस तरह से कवि जो है अपने भावों को, ठीक है, किस तरह से अपने भावों को, जब दुनिया को देखता है, अलग अलग लोगों को देखता है। मान लो मीराबाई की बात करते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचकर, ठीक है, तो अपने भावों को, अपने उनके मतलब मीराबाई के दिल में कृष्ण जी के लिए जो भाव थी, जो भक्ति थी, ठीक है, तो उसको उन्होंने बुद्धि, कला और राग के माध्यम से प्रस्तुत किया। लेकिन जब हम कला पक्ष की बात करते हैं काव्य में, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे भाषा आती है कि आप जो भी भाव है उसको किस भाषा में लिखा जा रहा है, किस तरह के छंद है, ठीक है, किन अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब हम भाव पक्ष की बात करते हैं तो भाव पक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन जो कला पक्ष होते हैं, भाषा, छंद और अलंकार के रूप में ये दिखाई देते हैं। तो ये है कविता शिक्षण। अब अगर हम कविता शिक्षण की विधियों की बात करें तो अलग अलग विधियां हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को कविताएं पढ़ा सकते हैं। तो कुछ विधियां प्राथमिक स्तर पर ज्यादा उपयोगी होती हैं, कुछ विधियां उच्च स्तर पर ज्यादा उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संगीत विधि की,
तो कविता की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ना लयबद्ध है, छंदबद्ध है, तो इसको एक गायन के रूप में संगीत के द्वारा बच्चों के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो कविता को लय और स्वर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप कविता को भी कहानी की तरह ही बताने लग जाओगे ना कक्षा में, आप उसको सही से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, तो उस कविता का जो सारे भाव है वो खत्म हो जाएंगे और बच्चों को भी किसी तरह की कोई रुचि नहीं आएगी। तो कविता को लय और स्वर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो संगीत विधि है बहुत उपयोगी है। और छोटी कक्षाओं में आप देखेंगे तो जो कविताएं हैं, शिक्षक हम देखते हैं कि संगीत के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चे साथ साथ उसका अनुकरण करते हैं। तो संगीत विधि और वाचन विधि, तो वाचन में किस तरह का वाचन होता है, जैसे हम गद्य की बात करते हैं तो वहां तो आदर्श वाचन होता है, ठीक है, शिक्षक विषय के बारे में बच्चों को बताता है। लेकिन कविता की बात करें तो यहाँ पे सस्वर वाचन होता है, ठीक है, एक गायन के रूप में इसको गाया जाता है। और पहले शिक्षक बोलता है, फिर विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करके कविता का वाचन करते हैं। तो इसमें उच्चारण, लय, गति और भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर व्याख्यान है, क्योंकि कविता में बहुत सारे जो तत्व हैं, बातें हैं, भाव हैं, ठीक है, उसको बच्चों के सामने आप गायन के सामने मतलब द्वारा प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझाने के लिए आपको व्याख्यान करना पड़ता है, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो कविता के कठिन शब्द, भाव, अलंकार तथा संदेश की क्रमबद्ध व्याख्या की जाती है। यह विधि हम देखते हैं, व्याख्यान विधि, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुत उपयोगी है। फिर हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि एक बहुत प्राचीन विधि भी है और बहुत उपयोगी भी है। कविता के आधार पर प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ विकसित की जाती है, कक्षा को सक्रिय और सहभागी बनाया जाता है। तो कविता के विषय में जो प्रश्न है, शिक्षक बच्चों से पूछते हैं उनको बता के, और बच्चों के मन में जो भी शंका होती है वो बच्चे अपने प्रश्न शिक्षक से पूछते हैं। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कविता को अच्छी तरीके से जाना और समझा जाता है। फिर अभिनय विधि, अभिनय विधि क्या है, अक्सर हम देखते हैं ना संगीत के साथ या स्वस्वर वाचन के साथ अभिनय विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कविता में संवाद, पात्र या घटनाएं हो तो उनका अभिनय कराया जा सकता है। जैसे एक कविता मान लो, मैं जैसे तोता हूँ, मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, लाल मेरी चोंच है, लंबी मेरी पूंछ है। तो इस तरह की कविताएं हैं। तोते पे कविताएं हैं, बादलों पे कविताएं हैं, चांद पे कविताएं हैं, फूलों पे कविताएं हैं। तो बच्चों को पात्र दिया जाता है कक्षा में। और कई बार बच्चों को अगर मान लो तोता का पात्र दिया जाता है तो बच्चों से कहा जाता है, अच्छा तुम ऐसा करना, हरे रंग की ड्रेस पहन के आना, ठीक है। बच्चों को वृक्ष का पात्र दिया जाता है तो अच्छा तुम एक वृक्ष की तरह इस तरह से अपना मतलब पहनावा होना चाहिए कि आप पेड़ की तरह लगो, ठीक है। तो कविता में संवाद, पात्र या घटनाएं हो तो उनका अभिनय कराया जाता है कक्षा में, इसमें रुचि और भावनाभूति भी बढ़ती है। और सौंदर्य बोध की बात करते हैं, अक्सर इस तरह की जो विधि है ये उच्च कक्षाओं में उपयोग की जाती है। तो कविता कविता के जो रस है, भाव है, कल्पना है, बिंब है, प्रतीक, अलंकार और भाषा सौंदर्य का आस्वादन सौंदर्य बोध विधि के द्वारा कराया जाता है। इसके माध्यम से कविता की जो खूबसूरती है, ठीक है, चाहे भाव के रूप में चाहे शब्दों के रूप में है, उसका आस्वादन कराया जाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चर्चा विधि की बात करें तो कविता के संदेश, विचार, जीवन मूल्यों पे सामूहिक चर्चा कराई जाती है। कविता से क्या सीखने को मिला, ठीक है, कविता में कवि क्या कहना चाहता है, तो सारी चीजें इन पे चर्चाएं कराई जाती हैं। तो विद्यार्थियों में चिंतन और अभिव्यक्ति का विकास होता है। शब्दार्थ कथन और अर्थ कथन, ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने गद्य में भी बात की थी कि शब्दार्थ कथन में सिर्फ कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। यह विधि केवल शब्दों के अर्थ समझाने पर केंद्रित होती है। लेकिन अर्थ कथन की बात करते हैं तो यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया जाता है और उन अर्थों की व्याख्या भी की जाती है। तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक पद्यांश का वाचन करके उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ और उसमें निहित भाव और संदेश को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, बताता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो पद्य शिक्षण है उसके बारे में जाना, उसकी अलग अलग विधियों के बारे में जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।